आज हम अकबर के बाद अकबर के पुत्र जहांगीर पर चर्चा करेंगे। जहांगीर का जन्म 13 अगस्त 1569 को कछवा रानी मरियम उजमानी जो थी उनके द्वारा होता है। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो अकबर की बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद हुआ था। अकबर ने न केवल उनके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पैदल यात्रा की थी, अपितु उन्होंने फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती जो हैं उनसे भी आशीर्वाद मांगा था। और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप सलीम जो है उनका जन्म होता है। सलीम जहांगीर का ही नाम था और अकबर शेख सलीम चिश्ती जो थे उन्हीं के नाम के आधार पर जहांगीर को सलीम को हमेशा शेखू बाबा कहते थे। इनके जन्म के पश्चात भी अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वहाँ पर पुनः यात्रा की थी। शेखों को, सलीम को, जहांगीर को शिक्षा दिलाने के लिए अकबर ने निरंतर प्रयत्न किया और न केवल प्रयत्न किया अपितु वो सारे कार्य किए जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि अकबर चाहते थे कि सलीम को फ़ारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास सभी विषयों का ज्ञान दिया जाए और इसके लिए उन्होंने न केवल उपयोगी शास्त्र जो थे उनको मंगवाया अपितु उन्होंने योग्य आचार्य जो थे उनको नियुक्त किया और अब्दुल रहीम खान खाना जो कि उस समय सर्वतोमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे उनको सलीम का शिक्षक नियुक्त किया। अब्दुल रहीम खान खाना न केवल अरबी, तुर्की, फ़ारसी, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे अपितु वो कुशल सैनिक थे, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपना सारा ज्ञान जो है वो भरसक प्रयत्न किया सलीम को देने का। जहांगीर जो है उसकी शिक्षा के लिए न केवल उचित व्यवस्था की गई अपितु उनकी शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया और उनकी शिक्षा का ही परिणाम था कि जहांगीर जो हैं, जब आप जहांगीर के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे उन्हें संगीत का ज्ञान था, प्राणी शास्त्र का ज्ञान था, चित्रकला का ज्ञान था और वो रुचि लेते थे इनमें। लक्ष्य भेदी बाण चलाते थे वो। कुल मिलाकर शिक्षा का प्रभाव उन पर रहा। लेकिन जब हम जहांगीर के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जहांगीर का व्यक्तित्व जो है वो विलासिता के लिए जाना जाता है, असंयमता के लिए जाना जाता है, विसंगतियों के लिए जाना जाता है और इसीलिए जहांगीर का सलीम का अपने पिता से मतभेद भी रहा। अकबर ने भरसक प्रयत्न किया कि वो इनको इस गलत जो रास्ते पे वो जा रहे थे उससे वापस लेके आएं और इसीलिए उन्होंने 15 वर्ष की आयु में सलीम की ममेरी बहन जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी मानबाई, उनके साथ विवाह कर दिया। विवाह हिंदू मुस्लिम दोनों प्रणालियों से हुआ और 13 फरवरी 1585 जो है वो डेट थी। लेकिन सलीम जो है उन्होंने कम आयु में ही
शराब पीना आराम कर दिया था और सुरापान के अलावा वो और गलत व्यसन भी करने लगे थे। इन विसंगतियों के अलावा सलीम जो है वो ये चाहते थे कि उन्हें अपने पिता से जल्दी जो है वो एक तरह से राज मिल जाए। अकबर ने शिक्षा और दंड दोनों से उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन दोनों के जो मतभेद थे वो निरंतर बढ़ते गए। जहाँ सलीम पिता की मृत्यु से पूर्व वैभव और राजसत्ता का अधिकार लेना चाहते थे, वहीं अकबर जो है वो उन्हें सुधारना चाहते थे। और यूरोपियन विद्वानों का मत है कि अकबर की इस्लाम के प्रति उदासीनता और सलीम के प्रति संरक्षक भावनाएं ही इस भेदभाव को उत्पन्न करने का प्रमुख कारण थी। लेकिन यह सही नहीं है। सलीम को जब हम देखेंगे तो वो इस्लाम के कट्टर अनुयायी कभी नहीं थे और न ही उनकी संरक्षकता करने में समर्थ थे। 1591 ईस्वी में अकबर की बीमारी के समय सलीम पर विष देने का संदेह भी किया गया था। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनके संबंध इतने खराब हो गए थे और इसी बात को लेकर क्योंकि अकबर हर हाल में सलीम को सही राह पर लाना चाहते थे और सलीम जो है वो जल्दी से जल्दी राजसत्ता प्राप्त करना चाहते थे। अकबर ने सलीम को जिम्मेदारी देकर भी सुधारने का प्रयास किया। जब 1599 ईस्वी में अकबर ने खानदेश की विजय करने का निश्चय किया था तो उन्होंने सलीम को मेवाड़ के राणा अमर सिंह पर आक्रमण करने भेजा था, परंतु सलीम मेवाड़ न जाकर अजमेर में घूमते रहे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अकबर जो है उन्होंने उनके इस अपराध को क्षमा कर दिया। इसके बाद दोबारा सलीम ने इसी तरह की कार्रवाई की। बिहार के राजकोष में से उन्होंने 30 लाख रुपए निकाल लिए थे। इस समय अकबर असीरगढ़ में थे। पुनः सलीम को समझाने का प्रयास किया गया और इन घटनाक्रमों से विवश होकर अकबर ने असीरगढ़ का युद्ध बंद करके 1601 ईस्वी में वापस आगरा आए। वहाँ सलीम भी 30,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। पिता के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। रास्ते में उन्होंने डकैती लूटपाट की। सम्राट ने शहजादे को आदेश दिया कि वो वापस प्रयाग लौट जाएं, लेकिन कुल मिलाकर इनके संबंध अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विवादास्पद रहे और लेकिन अकबर जो है उन्होंने हमेशा सलीम की गलतियों पर सलीम को माफ़ किया। जैसे 1602 ईस्वी में अबुल फजल का वध करवा दिया गया। इस समाचार को सुन के अकबर जो है उन्हें बहुत दुख हुआ। वो जनता के सामने 3 दिन तक नहीं गए। सलीम की भर्त्सना की, लेकिन फिर उन्हें माफ़ कर दिया।
14 अक्टूबर 1603 ईस्वी को अकबर ने पुनः मेवाड़ विजय के लिए भेजा। यहाँ भी सलीम फतेहपुरी सीकरी तक गए और वापस वो है प्रयाग लौट आए। अकबर इस बात पर क्रोधित थे कि वापस आ गए, लेकिन अकबर जो है उन्हें उस समय उनकी माँ जो थी सलीम की वो बीमार थी, इसलिए उन्होंने सलीम को कुछ नहीं कहा। 1604 ईस्वी को अकबर के छोटे पुत्र दानियाल की मृत्यु हो जाती है और अकबर, क्योंकि खुसरो जो है वो छोटे थे, 17 वर्ष के थे, एक बार उन्होंने विचार भी किया कि खुसरो को सलीम की जगह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, युवराज बना देते हैं, लेकिन अकबर ऐसा करना नहीं चाहते थे कि सलीम के रहते हुए उनको उत्तराधिकारी बनाए। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हुई कि अकबर जो हैं 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी जो है वो सलीम को घोषित कर दिया। 25-26 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु होती है और 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का जहांगीर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और सलीम जो हैं वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करते हैं। राज्याभिषेक के समय में अनेक कारावासी जो हैं वो मुक्त करते हैं, उनके नाम के सिक्के चलाए जाते हैं और उनकी 12 प्रसिद्ध निबंधों में एक तरह से नीति की घोषणा की जाती है। वो घोषित करते हैं तमगा नामी महसूल जिसमें मीर बहरी तथा अन्य महसूल सम्मिलित थे, उसने बंद करवा दिए। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुओं के निर्माण के आदेश दिए। व्यवसायियों की जानकारी और स्वीकृति के बिना उनके सामान को खोलना बंद कर दिया गया। मृत्यु के पश्चात किसी मनुष्य की संपत्ति उसके अधिकारी को मिलने की व्यवस्था की गई। यदि मृत पुरुष का कोई उत्तराधिकारी न हो तो वो संपत्ति राज्य पदाधिकारियों के संरक्षण में जमा की जाती थी और सार्वजनिक भवनों के निर्माण और उनकी मरम्मत में काम में लाई जाती, ये आदेश दिया। शराब और अन्य मादक वस्तुओं के निर्माण और उनकी बिक्री जो है वो निषेध कर दी गई। राजकीय कर्मचारियों को किसी के घर बलपूर्वक अधिकार कर लेने की मनाही कर दी गई। उस समय अपराध करने पर नाक और कान काट ले जाते थे, इस दंड को उन्होंने अवैध घोषित किया। कृषकों की भूमि जो थी वो बलपूर्वक उनसे ले ली जाती थी, उसकी उन्होंने मनाही की। सम्राट की आज्ञा के बिना जागीरदार और परगनाधीश अपने परगने में किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह सूत्र में नहीं बंध सकते थे। दीनों और असहायों की चिकित्सा के लिए सरकारी औषधालयों की स्थापना की गई और ये आदेश किया गया कि इस औषधालय जहाँ नहीं हो वहाँ पर औषधालय स्थापित किए जाएं। साल के कुछ दिनों में पशु हत्या जो है वो अवैध घोषित कर दी गई और जिस दिन जहांगीर सत्तारूढ़ हुए थे, सत्ता पर बैठे थे और रविवार को जब अकबर का जन्म दिवस था, पशु हत्या जो है उस पर एक तरह से बैन लगा दिया गया।
अकबर के समय के समस्त कर्मचारी और जागीरदार जो थे उनको अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया और यमुना तट जो था आगरे के किला में, वहाँ पे घंटी लगा दी गई और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसको राजा से न्याय चाहिए, प्रार्थी है, वो बिना घंटा बजाकर सीधे सम्राट से फरियाद कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो उनकी नीति रही राज्याभिषेक के बाद, वो जनता के हितों की पूर्ति के लिए दिखाई दी। उन्होंने अकबर के राज्यकाल के अंतिम दिनों में जो छोटे बड़े राज्य पदाधिकारी थे उन्हें वैसे के वैसा बना रहने दिया, उनके साथ उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। अब्दुल रज्जाक और ख्वाजा अब्दुल्ला जिन्होंने अकबर का पक्ष लिया था, उन्हें भी पद पर बने रहने दिया गया। बंगाल के गवर्नर जो है यहाँ पे उन्होंने चेंज किया, मानसिंह के स्थान पर उन्होंने कुतुबुद्दीन कोका को वहाँ का गवर्नर बनाया। नूरजहाँ के पिता जो गयास बेग थे उनको दीवान बनाया गया और न केवल दीवान बनाया गया बल्कि अपितु इतामुद्दौला की उपाधि भी दी गई। और जमान बेग जो थे उन्हें महावत खां की उपाधि दी गई और 1,500 मनसबदार प्रदान किया। तो ये जो है वो जहांगीर का एक तरह से प्रारंभिक जीवन समझ लीजिए आप, जीवन है। इसके बाद 1606 ईस्वी में खुसरो जो हैं वो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। वो हम अगले व्याख्यान में चर्चित